Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear students. I am Sadakat Ali, your biology teacher. स्टूडेंट आप लोग जानते हो हमने चैप्टर नंबर 12 न्यूट्रिशन स्टार्ट किया हुआ है और इसका आज लास्ट लेक्चर नंबर 7 हम डिस्कस करने जा रहे हैं। हमारा आज का टॉपिक है लार्ज इंटेस्टाइन। स्टूडेंट्स आप लोग जानते हो हमने लास्ट टाइम एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड इन स्मॉल इंटेस्टाइन डिस्कस किया था। यहाँ पे हमें पता है स्मॉल इंटेस्टाइन होती है जिस जगह पे स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन आपस में मिलते हैं, इस जगह पे एक स्फिंक्टर होता है जिसे हम कहते हैं इलियोकोलिक स्फिंक्टर। ये थर्ड वाला स्फिंक्टर हम आज डिस्कस कर रहे हैं कि फूड स्मॉल इंटेस्टाइन से इलियोकोलिक स्फिंक्टर के जरिए लार्ज इंटेस्टाइन में आती है। इलियो मीन स्मॉल इंटेस्टाइन और कॉलिक मीन इलियोसिकल, यहाँ पे लिखा हुआ है इलियोकोलन, हमारी बुक में इलियोकोलिक स्फिंक्टर कहा हुआ है। इलियो मीन स्मॉल इंटेस्टाइन, कोलन मीन लार्ज इंटेस्टाइन। तो यहाँ से फूड पास होके लार्ज इंटेस्टाइन की फर्स्ट पार्ट जिसे हम सीकम कहते हैं यहाँ पे आती है। लार्ज इंटेस्टाइन के डिफरेंट पार्ट्स हैं। लार्ज इंटेस्टाइन, undigested food passes through the ileum and enters the large intestine through the ileocolic sphincter. Large intestine is composed of following parts: cecum, colon, rectum. ये तीन इसके इंपॉर्टेंट जो ना वो में लार्ज इंटेस्टाइन के पार्ट्स हो जाते हैं। लार्ज इंटेस्टाइन इसका फर्स्ट पार्ट जिसे हम कहते हैं सीकम, यहाँ से एक फिंगर लाइक प्रोजेक्शन एराइज हो रही है जिसे हम कहते हैं अपेंडिक्स। ये सीकम, ये इतना काफी शेप स्ट्रक्चर। ये वाला कॉलन जो है इसे हम कहते हैं असेंडिंग कॉलन, क्योंकि ऊपर को जा रहा है हम इसको कहते हैं असेंडिंग कॉलन। के चूंकि ट्रांसफर है इसे हम कहते हैं ट्रांसफर कॉलन। कॉलन लार्ज इंटेस्टाइन, और ये चूंकि डाउनवर्ड आ रहा है इसे हम कहते हैं डिसेंडिंग कॉलन। उसके बाद ये सिग्माइड कॉलन, यानी कि यहाँ पे थोड़ी सी बलदार सा काफी पोर्शन का होता है। फिर ये रेक्टम और उसके बाद एनस। ये हैं डिफरेंट पार्ट्स ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन। स्टूडेंट लार्ज इंटेस्टाइन की लोकेशन कहाँ पे हमारी बॉडी में, ये मैंने आपके सामने खास स्ट्रक्चर सिलेक्ट किया है। ये हमारा स्टमक, ये हमारा लिवर, और ये देखिए स्टमक के नीचे से ये पास हो रही है। देखिए ये स्मॉल इंटेस्टाइन, ये लार्ज इंटेस्टाइन, असेंडिंग कॉलन, ट्रांसफर कॉलन, डिसेंडिंग कॉलन, रेक्टम, उसके बाद एनस। राइट, तो लार्ज इंटेस्टाइन के डिफरेंट पार्ट, सबसे पहले सीकम, इट इज ब्लाइंड कप लाइक sac that project from the large intestine between the ileum and the colon. तो स्टूडेंट देखें ये कप लाइक स्ट्रक्चर है। फूड यहाँ से स्मॉल इंटेस्टाइन से लार्ज इंटेस्टाइन में आती है जिसका फर्स्ट पार्ट हम सीकम कहते हैं। अगर यहाँ से फूड पार्टिकल अगर किसी वजह से अगर अपेंडिक्स के अंदर ये जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है इसका एंड ब्लाइंड है यहाँ पे आ जाए तो उस फूड के जर्रात की पुट्रिफिकेशन स्टार्ट हो जाती है, उसका गलना सड़ना शुरू हो सकता है। तो इसमें ये वाली जो अपेंडिक्स है ये फूल जाती है, जो कि फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है। इसकी स्वेलिंग और इन्फ्लेमेशन को हम कहते हैं अपेंडिसाइटिस। ये डिजीज का नाम है। अब अपेंडिक्स जिसके बारे में अभी मैं आपको बता रहा था, फ्रॉम द ब्लाइंड एंड ऑफ द सीकम देयर अराइज अ फिंगर लाइक प्रोसेस कॉल्ड द अपेंडिक्स। देखिए ब्लाइंड एंड, ये वाला ब्लाइंड एंड है, ये बंद वाला एंड, यहाँ से ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शन निकल रही है जिससे हम कहते हैं अपेंडिक्स। राइट, तो अपेंडिसाइटिस क्या है? द अपेंडिक्स समटाइम गेट इन्फ्लेम्ड, ये फूल जाती है, and painful due to entrapping of and then putrefaction of food causing appendicitis. तो फूड के पार्टिकल जहाँ पे मूव कर सकते हैं और फिर यहाँ पे उसका गलना सड़ना उन फूड पार्टिकल का स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे इसका कोई एंड तो नहीं है, कि यहाँ पे कोई ओपनिंग तो नहीं है कि हम कहें कि यहाँ से जो है ना वो फूड पार्टिकल कहीं पे निकल जाए। तो ये फिर इसको ऑपरेशन के जरिए सर्जिकली रिमूव करना पड़ता है। Colon क्या? It is the part of the large intestine that exists between the cecum and the rectum. Cecum और rectum के दरमियान वाला जो पोर्शन है ये cecum और ये rectum, इसके दरमियान वाला जो पोर्शन है लार्ज इंटेस्टाइन का, इससे हम कहते हैं colon. राइट,
Rectum, the last part of the large intestine is called rectum. It is the part of where feces are temporarily stored and ejected through anus at intervals. उसके बाद है लार्ज इंटेस्टाइन में एनस एंड डेफिकेशन प्रोसेस, डेफिकेशन रिफ्लेक्स जिसे कहते हैं। तो एनएस जो है इट इज सराउंडेड बाय टू स्फिंक्टर, द इंटरनल इज ऑफ स्मूथ एंड आउटर ऑफ द स्ट्रिप मसल्स। स्टूडेंट जो लार्ज इंटेस्टाइन है इसके जो एंड वाला पोर्शन है इसको हम रेक्टम कहते हैं। यहाँ पे फूड्स अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल जो स्टोर होते हैं और यहाँ से फिर ये एनएस, यहाँ पे इसके स्फिंक्टर मसल्स होते हैं। आपने देखा होगा हम इसको कॉन्शियसली कंट्रोल करते हैं फीसिस को। ये नहीं है कि जनाब खुद ये फीसिस रिमूव हो जाते हैं, नहीं, ये एक अर्ज प्रोड्यूस होती है, एक डिजायर प्रोड्यूस होती है जिसे हम कहते हैं डेफिकेशन रिफ्लेक्स। जब ये रेक्टम फिल्ड हो जाता है अनडाइजेस्टेड फूड पार्टिकल से, तो यहाँ पे एक रिफ्लेक्स प्रोड्यूस होता है जैसे हम कहते हैं डेफिकेशन रिफ्लेक्स। इस आपने देखा होगा कि जब रिफ्लेक्स प्रोड्यूस होता है तो हम खुद वॉशरूम करते हैं कि हमने फीसिस को बॉडी से बाहर रिमूव करना है। छोटे छोटे बच्चों को डेफिकेशन रिफ्लेक्स की समझ नहीं आती। उनकी मामा जो है वो फॉर एग्जाम्पल जैसे बच्चा नुसाइदा है, पैदा हुआ बच्चा 1 माह 2 माह 3 माह 4 माह 6 माह फिर 1 साल और उसके बाद 2 साल तक ये बच्चा आहिस्ता आहिस्ता डेफिकेशन रिफ्लेक्स सीखता है। जब ये फील्ड हो जाता है इससे फीसिस से, तो फिर इसको कॉन्शियसली कंट्रोल करते हैं बेबीज। पता तो उनको होता है डेफिकेशन रिफ्लेक्स, लेकिन वक्त के साथ साथ वो सीखते हैं डिफरेंट एजेस में। तो ये एक डिजायर है जब प्रोड्यूस होती है, जब ये रेक्टम फिल हो जाता है फीसिस से कि हमने फीसिस को बॉडी से बाहर निकालना है, राइट। तो ये था डेफिकेशन रिफ्लेक्स। द रेक्टम इज फिल्ड विद द फीसिस, विद द पैसेज ऑफ टाइम चिल्ड्रन ब्रिंग द रिफ्लेक्स अंडर कंट्रोल। आपने देखा होगा कुछ एज तक छोटे बच्चे जो है वो छीछी पोटी ऊपर ही करते हैं, मम्मा को ये सारी की सारी केयर करनी पड़ती है। लेकिन जब बच्चा थोड़ा सा बड़ा हो जाता है तो मम्मा आहिस्ता आहिस्ता उसको कहना शुरू हो जाती है कि बेटे जब पोटी आती है ना तो बताते होते हैं, राइट। जब वो थोड़ा सा और बड़ा होता है, अभी वो नहीं बताता लेकिन वो बड़ा हो गया यानी कि 1 साल से ज्यादा, तो फिर भी वो ऊपर पोटी करता है 2 साल तक, तो वो बता नहीं सकता मम्मा को कि मुझे ये डेफिकेशन रिफ्लेक्स फील हो रहा है। फिर जब उसको 1-2 दफा तपाश चपेड़े पड़ती है ना, जब वो थोड़ा सा बड़ा होता है तो फिर वो इसको समझना शुरू हो जाता है। और एक वक्त ऐसा आता है कि जब इसको फिर वो डेफिकेशन रिफ्लेक्स महसूस करता है तो फिर वो कहता है मम्मा पोटी आई, और मम्मा भागम भाग उसको पोटी करवाती है, साथ साथ खुश होके उसको मम्मा जो है अप्रिशिएट कर रही होती है कि शाबाश बहुत अच्छा बच्चा है, जब इस तरह की कंडीशन आए तो आपने मुझे फौरन बताना है। तो बच्चे आहिस्ता आहिस्ता वक्त के साथ इस डेफिकेशन रिफ्लेक्स को सीख जाते हैं। फंक्शंस ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन के कौन कौन से फंक्शन है? एब्जॉर्प्शन ऑफ सॉल्ट्स एंड द वाटर इनटू ब्लड। तो यहाँ पे यानी कि जो सॉल्ट और वाटर है ये लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर एब्जॉर्ब हो रहा है। अनडाइजेस्टेड मटेरियल इज रिजेक्टेड एट फीसिस, जो वेस्ट मटेरियल है, जो अनडाइजेस्टेड वेस्ट मटेरियल है उसको फिर लार्ज इंटेस्टाइन से फिर अल्टीमेटली फीसिस की फॉर्म में बॉडी से बाहर रिमूव किया जाता है। जो फीकल मैटर है, इनके जो फीसिस है, फीकल मैटर में बैक्टीरिया, मैटर में प्लांट फाइबर, स्लफ्ड ऑफ म्यूकस सेल्स, जिनके वो म्यूकस सेल जो मैंने लास्ट में आपको बताया था आहिस्ता आहिस्ता उतरते रहते हैं और नए बनते रहते हैं। म्यूकस, कोलेस्ट्रॉल, बाइल पिगमेंट्स एंड वाटर, ये सारा का सारा फीकल मटेरियल के अंदर मौजूद होता है। इसका इंपॉर्टेंट फंक्शन, लार्ज इंटेस्टाइन आल्सो हैज मेनी यूजफुल बैक्टीरिया, यहाँ पे यूजफुल बैक्टीरिया भी होते हैं दैट सिंथेसिस सम विटामिन, स्पेशली विटामिन के व्हिच इज एब्जॉर्ब्ड इन द ब्लड। तो हमें 2 चीजों का पता चला, एक तो लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर वाटर और सॉल्ट की एब्जॉर्प्शन होती है, और दूसरी बात है यहाँ पे विटामिन के की प्रोडक्शन हो रही है। कौन प्रोडक्शन कर रहा है विटामिन के की? यहाँ पे यूजफुल बैक्टीरिया होते हैं जो कि इनकी सिंथेसिस करते हैं। अगर लार्ज इंटेस्टाइन का माल फंक्शन यानी कि प्रॉपर फंक्शन ना हो, माल फंक्शनिंग, अगर प्रॉपर फंक्शनिंग ना हो रही हो, खराब फंक्शन कर रहा हो, हम इसको कहते हैं माल फंक्शनिंग, तो डायरिया वाली कंडीशन हो सकती है। कैसे? व्हेन वाटर एंड सॉल्ट आर नॉट एब्जॉर्ब्ड ड्यू टू ड्रग एक्शन, यानी कि ड्रग्स में की वजह से ये कंडीशन हो सकती है, या इन्फेक्शन, या फिर इमोशनल डिस्टर्बेंस की वजह से। इन तीनों कंडीशन की वजह से, ड्रग एक्शन, इन्फेक्शन हो गई या इमोशनल डिस्टर्बेंस, तो फिर क्या होता है कि लार्ज इंटेस्टाइन में
वाटर और सॉल्ट्स की प्रॉपर एब्जॉर्प्शन नहीं हुई। तो इस कंडीशन में लोग कहते हैं कि हमें मोशन लग गए, हमें लूज मोशन लगे। क्यों? वाटर और सॉल्ट की लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर प्रॉपर एब्जॉर्प्शन नहीं हो रही। क्यों नहीं हो रही? ड्रग एक्शन की वजह से, इन्फेक्शन की वजह से, या इमोशनल डिस्टर्बेंस की वजह से। तो इस कंडीशन को हम डायरिया भी कहते हैं। कॉन्स्टिपेशन इसका रिवर्स है कि अगर लार्ज इंटेस्टाइन में बहुत ज्यादा वाटर की एब्जॉर्प्शन हो जाए तो आपने देखा होगा कि फिर फीसिस को बॉडी से बाहर निकालना बहुत मुश्किल है, हो जाता है कॉन्स्टिपेशन। इसको उर्फ आम में हम कब्ज भी कहते हैं। तो बार बार रफा हाजत होती है, ये बंदा वॉशरूम में जाता है तो वहां पे काफी एफर्ट करता है, कोशिश करता है, लेकिन फीसिस को बाहर नहीं रिमूव कर रहा। तो इस कंडीशन को, वो नहीं हो रहे होते, हार्ड हो जाता है फीसिस, तो इस कंडीशन को हम कॉन्स्टिपेशन कहते हैं। कॉन्स्टिपेशन को यानी कि कब्ज को उम्मुल अमराज भी कहा जाता है। ये बहुत ज्यादा बीमारियों का पेश खैमा है, बहुत ज्यादा बीमारियों की जड़ है। हाई ब्लड प्रेशर, नर्वस डिसऑर्डर, राइट, इस तरह की और भी काफी ज्यादा प्रॉब्लम कॉन्स्टिपेशन की वजह से होता है। तो कॉन्स्टिपेशन नहीं होनी चाहिए। यानी कि अगर हम कॉन्स्टिपेशन से बचना चाहते हैं तो हमें चाहिए हम अपनी खुराक के साथ साथ सैलेड का फ्रीक्वेंटली इस्तेमाल करें। अगर हम सैलेड का इस्तेमाल करेंगे तो उसमें फाइबर शामिल होते हैं, प्लांट फाइबर। ये प्लांट फाइबर हमें कॉन्स्टिपेशन नहीं होने देते। जब भी आपने देखा होगा आजकल बच्चों की डाइट में मसलन तली हुई चीजें, बाजारी चीजें, बर्गर है, पिज्जा है, शवारमा है, समोसे हैं, लेज है, जिनकी ये बच्चे खा के आजकल गुजारा कर रहे हैं, हमारी ये वाली जनरेशन। इन्हीं बच्चों को फिर ये वाली कंडीशन होती है। इस कंडीशन से बचने के लिए, क्योंकि मेरे कहने पर आपने कौन सा रुक जाना है, वैसे तो बाजारी चीजें कम से कम खाएं, लेकिन अगर आपने खानी है, जरूर खानी है, तो उसके साथ सैलेड का फ्रीक्वेंटली इस्तेमाल करें। जब आप लोग सैलेड का फ्रीक्वेंटली इस्तेमाल करोगे, आम रूटीन में भी अपनी लाइफ का ये हिस्सा बनाए कि जब हमने खाना खाना है तो सैलेड का इस्तेमाल करें, तो कॉन्स्टिपेशन वाले प्रॉब्लम से हम लोग बच सकते हैं, राइट। नेक्स्ट है रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स, सॉरी, डाइजेस्टिव ट्रैक से रिलेटेड डिसऑर्डर। मैं फिर से रिपीट कर देता हूं, डाइजेस्टिव ट्रैक से रिलेटेड डिसऑर्डर। देखिए स्टूडेंट, हमने खाना खाया, हमने फूड को डाइजेस्ट किया, हमने अनडाइजेस्टेड वेस्ट मटेरियल को बॉडी से बाहर निकालने तक हमने डाइजेस्टिव सिस्टम को डिस्कस किया और इसके डिफरेंट पार्ट्स को हमने डिस्कस किया। अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि डाइजेशन से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स, जिनमें सबसे पहले डिस्पेप्सिया। इनकम्प्लीट एंड इम्परफेक्ट डाइजेशन इज कॉल्ड डिस्पेप्सिया। इसमें होता क्या है, ये कोई डिजीज नहीं है, यानी कि, लेकिन बहुत ज्यादा डिजीज का ये पेश खैमा हो सकती है। डिस्पेप्सिया डिजीज नहीं है कोई, लेकिन ये बहुत ज्यादा डिजीज का पेश खैमा हो सकती है। इसकी सिम्टम्स क्या है? एब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट, पेट में अजीबोगरीब सा महसूस होना, फ्लैटुलेंस, अफारा, पेट पर हाथ मारे तो वो फूला फूला महसूस होगा, हार्ट बर्न, दिल जले। इसके बारे में मैं पहले आपको बता चुका हूं कि खट्टी खट्टी डकार आना, राइट, और इस तरह के चेस्ट रीजन में बर्निंग सेंसेशन फील होना, हम कहते हैं हार्ट बर्न। नोजिया एंड वॉमिटिंग, मतली, दिल खराब होना और कैका आ जाना। तो ये वाली जो कंडीशन है इसको हम कहते हैं डिस्पेप्सिया। होता क्यों है? एक्सेसिव एसिडिटी इन द स्टमक, फॉल्टी फंक्शन ऑफ द स्टमक एंड द इंटेस्टाइन। यहाँ पे प्रॉपर यानी कि जो एंजाइम है, जो सिक्रीशन है, वो यानी कि डिस्पेप्सिया, प्रॉपर सिक्रीशन नहीं प्रोड्यूस हो रही, इनसफिशिएंट क्वालिटी एंड क्वांटिटी ऑफ द बाइल सिक्रीशन। तो ये सारी की सारी कंडीशन जो है इट लीड्स टू डिस्पेप्सिया, जिसमें बंदा अनकंफर्ट फील करता है। फूड पॉइजनिंग, ये सेकंड ये डिसऑर्डर है, डिसऑर्डर फूड पॉइजनिंग। फूड पॉइजनिंग क्या है कि फूड पॉइजनिंग इंडिकेट एन इलनेस फ्रॉम इन डाइजेशन ऑफ द फूड कंटेनिंग टॉक्सिक सब्सटेंसेस। फूड पॉइजनिंग से तीन अगर चीजें एक साथ हो रही हो तो समझ लें इस बंदे को फूड पॉइजनिंग है। डायरिया, उसको मोशन लगे होते हैं, लूज मोशन, साथ साथ उसको वॉमिटिंग, यानी कि वो क्या भी कर रहे हैं, साथ साथ वो रफा हाजत के लिए वॉशरूम में भी जा रहा है। दो चीजें। तीसरी चीज, पेट में शदीद दर्द। अगर ये तीनों कंडीशनें हैं तो हम एक बात को एनालिसिस कर सकते हैं कि इस बंदे को फूड पॉइजनिंग है। बैक्टीरिया जो कि टॉक्सिक मटेरियल प्रोड्यूस करता है, इनमें सैल्मोनेला एंड कैम्पाइलोबैक्टर, ये दो बैक्टीरिया हैं
जो कि फूड पॉइजनिंग का सबब बन सकते हैं। कैसे हो सकती है? बाय कंटेनिंग कंटामिनेटेड जो है ना वो मिल्क, ईट, मीट एंड एग्स। अब देखिए वी आर डिस्कसिंग अबाउट द फूड पॉइजनिंग। इसमें हुआ क्या? डायरिया हो गया, वॉमिटिंग हो गया, एब्डोमिनल पेन। क्यों हुआ? अनपास्चराइज्ड फूड, हमने फॉर एग्जांपल दूध यूज किया तो उसको प्रॉपर तौर पर हमने बॉयल नहीं किया। आजकल माएँ क्या करती हैं कि बच्चों को जैसे ही बाजार से दूध आता है, खुद तो वो अपनी कामों में बिजी होती है, मोबाइल में बिजी होती हैं, और बच्चों को वैसे ही कच्चे ही दूध पिलाना शुरू कर देती हैं। तो बच्चों को ये वाला प्रॉब्लम हो सकता है। क्यों? इनके अंदर सैल्मोनेला एंड कैम्पाइलोबैक्टर बैक्टीरिया होते हैं जो कि उस बच्चे को फूड पॉइजनिंग का सबब बन सकते हैं। डी फ्रॉस्टिंग फ्रोजन मीट, आपने देखा होगा स्टूडेंट, कुछ लोग मीट को, गोश्त को अपनी फ्रिज वगैरह में स्टोर कर लेते हैं, और फिर जब उसको कुछ अरसे के बाद पकाने के लिए निकालते हैं तो उसकी डीफ्रॉस्टिंग करनी पड़ती है, यानी कि वो जो बर्फ बना होता है, जमा होता गोश्त है, उसको पिघलाना होता है। उसके पिघलाने के दौरान जो उससे वाटर उतर रहा होता है, उसके अंदर भी सैल्मोनेला एंड कैम्पाइलोबैक्टर हो सकते हैं। यानी कि हमें कोशिश करनी चाहिए कि जो मीट जिसको हम डीफ्रॉस्टिंग कर रहे हैं, वो जो उससे पानी अलैदा हो रहा है वो हमारे खाने पीने वाली चीजों को ना लगे, वो हमारे हाथों को ना लगे। अगर हमारे हाथों को लगेगा, हाथों को धो लें, वरना अगर हम उसी तरीके से वो पानी जो कि गोश्त से उतर रहा है, वो अगर हम उसी से कुछ चीज खा लेंगे, हमें भी फूड पॉइजनिंग वाली कंडीशन हो सकती है। समटाइम ऐसे होता है कि बाज का कुछ लोग फॉर एग्जांपल घर में अगर कोई भी नहीं है तो खुद ही कुकिंग शुरू कर देते हैं, कहते हैं जी दोस्तों को भी बुला लिया, घर में जो ना वो गोश्त बनाना शुरू कर दिया। तो आपने देखा होगा बाज का गोश्त जिस तरीके से गलना चाहिए, जिस तरीके से पकाना चाहिए, वो नहीं पक पाता। इनके कच्चा पका गोश्त खुद भी खाया और दोस्तों को भी खिला दिया। इस कंडीशन में भी सैल्मोनेला और कैम्पाइलोबैक्टर प्रॉपर तौर पर बीच में उनकी डेथ नहीं होती, और वो ये वाले बैक्टीरिया जो है ये भी जाके फूड पॉइजनिंग का सबब बन सकते हैं। एब्डोमिनल पेन, डायरिया एंड फीवर, नोजिया, वॉमिटिंग, तो ये सारी की सारी, अनकंफर्ट फील करना, मेलाइस मलाइस, अनकंफर्ट फील करना, ये सारी की सारी फूड पॉइजनिंग की सिम्टम्स हैं। ओबेसिटी नेक्स्ट जो इससे रिलेटेड, न्यूट्रिशन से रिलेटेड डिसऑर्डर है ओबेसिटी। ओबेसिटी क्या है? मोटापा। आपके सामने मैंने कपल सिलेक्ट किया है जो कि मोटापे का शिकार है। ओबेसिटी मोटापा, ओवरवेट एंड द एबनॉर्मल फैट बॉडी के ऊपर जमा होना शुरू हो जाते हैं। एबनॉर्मल फैट बॉडी के ऊपर जमा होना शुरू हो गए। अबनॉर्मल, ये देखिए पूरी बॉडी के ऊपर एबनॉर्मल, पर्टिकुलरली ये एडिपोज टिश्यू, पर्टिकुलरली यहाँ पे जो एडिपोज टिश्यू होते हैं, इफ वन ईट टू मच फूड देन नॉर्मल। अब देखिए हर साल ये एनालिसिस हुआ है वर्ल्ड में कि उतने लोग भूख से नहीं मरते जितने लोग ज्यादा खाने से मरते हैं। कुछ लोग जीने के लिए खाते हैं और कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो खाने के लिए जीते हैं। यानी कि हम लोगों को एक चीज समझा नहीं पाते कि स्टमक छोटा सा है, उसमें पूरी की पूरी देग नहीं आ सकती, तो हमें इस चीज से अवॉइड करना चाहिए, अपनी बॉडी की रिक्वायरमेंट के मुताबिक खाएं। फैट स्टोर्ड इन द एडिपोज टिश्यू, एब्डोमेन में एडिपोज टिश्यू होते हैं, यहाँ पे फैट जमा होना शुरू हो जाती है। वो लोग जो फैटी चीजें, तली हुई चीजें ज्यादा खाते हैं, उनको ये वाले प्रॉब्लम हो सकते हैं। किडनी एंड अंडर स्किन, यानी कि इस जगह पे स्किन के नीचे किडनी के ऊपर भी फैट जमा हो जाते हैं। ओबेसिटी मोटापे के इफेक्ट, ये वाले लोग हाई ब्लड प्रेशर के मरीज होते हैं, इन्हीं को हार्ट डिजीज हो सकती है, इन्हीं को डायबिटीज मेलाइटिस हो सकती है, और इनको स्टमक डिसऑर्डर। ये मोटे लोगों को देखें, ये 4 तरह के हमें प्रॉब्लम नजर आ रहे हैं। ओबेसिटी, हाई ब्लड प्रेशर, हार्ट डिजीज, डायबिटीज एंड स्टमक डिसऑर्डर, इन्हीं लोगों को हो सकते हैं। नेक्स्ट है अल्सर। अल्सर भी आजकल लोगों को बहुत ज्यादा दिखने में मिल रहा है। क्यों? वो लोग, उन लोगों को ये वाला प्रॉब्लम हो सकता है अल्सर, जो लोग तली हुई चीजें, स्पाइसी चीजें, बहुत ज्यादा स्पाइसी चीजें इस्तेमाल करते हैं। इनर वॉल ऑफ द स्टमक इज कवर्ड विद म्यूकस व्हिच प्रोटेक्ट्स इट फ्रॉम द एंजाइम। लास्ट टाइम मैंने आपको बताया था कि जो गैस्ट्रिक जूस प्रोड्यूस होता है उसमें म्यूकस प्रोड्यूस होता है। म्यूकस का क्या काम है? ये स्टमक की इंटरनल लाइनिंग को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, स्टमक की इंटरनल लाइनिंग को। लेकिन जो लोग स्पाइसी चीजें इस्तेमाल करते हैं और बहुत ज्यादा इस्तेमाल करते हैं और अरसे दराज से इस्तेमाल कर रहे होते हैं, उनकी फिर ये वाली जो लेयर है, जो म्यूकस लेयर, वो डैमेज हो जाती है। रिजल्ट क्या होता है? सेल्फ ईटिंग एंड स्टमक ऑफ स्टमक एंड ड्यूडेनम,
होता क्या है कि वो लोग जो इस तरह की स्पाइसी चीजें बहुत ज्यादा और देर तक इस्तेमाल करते हैं, देन म्यूकस लेयर वो म्यूकस लेयर उनकी ब्रेक डाउन हो जाती है। रिजल्ट क्या होता है, डाइजेस्टिव एंजाइम बिगिन टू ईट अवे द वॉल ऑफ द स्टमक और ड्यूडेनम। म्यूकस लेयर का काम ही यही है कि वो एंजाइमेटिक एक्शन से हमारे स्टमक को बचाती है। लेकिन अब म्यूकस लेयर डैमेज हो गई, रिजल्ट क्या हुआ कि एंजाइम्स जो हमारे डाइजेस्टिव एंजाइम है वो हमारे स्टमक और ड्यूडेनम को डाइजेस्ट करना शुरू कर देते हैं। द रिजल्ट इज सॉर कॉल्ड अल्सर। तो इससे फिर अल्सर वाली कंडीशन हो जाती है। अल्सर क्या चीज है, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट यानी कि स्टमक और ड्यूडेनम की वॉल का डाइजेस्ट होना शुरू हो जाना, उसकी में होल भी प्रोड्यूस हो सकता है। होल फॉर्मेशन इन वॉल समटाइम्स सिर्फ और सिर्फ ये म्यूकस लेयर डैमेज हो जाती है, वो खाना खाते ही वो बंदा अनकंफर्ट फील करता है। लेकिन जो लोग फिर भी बाज नहीं आते अपनी, मतलब डॉक्टर ने कह दी जी आपको अल्सर है, पेप्टिक अल्सर। पेप्टिक अल्सर से क्या मुराद है कि जो म्यूकोजा लेयर है, म्यूकोजा लेयर, म्यूकोजा सब म्यूकोजा ये डैमेज होना शुरू हो गई, इसको हम कहते हैं पेप्टिक अल्सर। डॉक्टर ने कह दिया जी आपको अल्सर है, ये लोग फिर भी अपनी हरकतों से बाज नहीं आते और स्पाइसी चीजों का बेदरेक इस्तेमाल करते हैं। फिर क्या होता है, रिजल्ट क्या होता है, देखें यहाँ पे सुराख बनना शुरू हो गए। जब सुराख बनना शुरू हो जाते हैं तो फूड यहाँ से स्टमक से निकलकर एब्डोमिनल कैविटी में बॉडी में आना शुरू हो जाती है। इस कंडीशन में बंदे की डेथ भी वाकया हो सकती है सीवियर कंडीशन में। तो when mucus layer is broken down, the digestive enzyme begin to eat away the wall of the stomach or the duodenum, the resulting sore called ulcer. Hole formation in the wall, peptic ulcer हम इसको कहते हैं, अभी मैं आपको बता चुका हूँ। रीजन क्या है, स्मोकिंग। सबसे देखिए बुरी बात है स्मोकिंग करना, स्पाइसी फूड खाना, अल्कोहलिक बेवरेजेस, राइट, कॉफी, टी, बहुत टी का बहुत फ्रीक्वेंटली इस्तेमाल करना, स्ट्रेस should be avoided by the patient suffering from the ulcer, स्ट्रेस से बचना चाहिए। तो स्मोकिंग जो लोग करते हैं वो इस चीज के लिए तैयार रहे, उनको अल्सर हो सकता है। जो स्पाइसी चीजें खाना, अगर फॉर एग्जांपल कुछ लोग कहते हैं जी स्पाइसी चीजें खाते हैं, नहीं बात आते, मैं कहता हूँ स्पाइसी चीजें खाएं लेकिन उसके साथ सैलेड का फ्रीक्वेंटली इस्तेमाल करें, तब भी हम अल्सर से बच सकते हैं। अल्कोहल इस्लाम में वैसे भी हराम है, हमें अल्कोहलिक चीजों से बचना। अल्कोहलिक मशरूबात जिसमें आपने देखा होगा विस्की, ब्रांडी, वोडका और उसके बाद शैंपियन, और उसके बाद ये इस तरह की जो भी अल्कोहलिक बेवरेजेस हैं इनसे हमें बचना चाहिए। कॉफी का ज्यादा इस्तेमाल ना करें, टी का भी ज्यादा इस्तेमाल ना करें। तो इन चीजों से अगर हम बच जाएंगे तो हम अल्सर वाली कंडीशन से बच सकते हैं। ये पेप्टिक अल्सर वर्सेस हेल्दी स्टमक, हमें ये हेल्दी नॉर्मल स्टमक है और ये वो वाला स्टमक जिसमें अल्सर हो चुका है, वो वाला स्टमक। तो इसके साथ ही हमारा ये टॉपिक अपने इख्तिताम को पहुंचा। नए लेक्चर के साथ, नए चैप्टर के साथ आपकी खिदमत में फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए इजाजत, अल्लाह हाफिज।